हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी का जो पीजीटी का हिंदी का पेपर होता है उसका जर्नल पेपर पेपर वन जिसको हम बोलते हैं वो हम करेंगे, जो कि 100 मार्क्स का होता है। आपका जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश 5 पोर्शन आते हैं। पांचों पोर्शन 20-20 नंबर के आते हैं। तो वो इस वीडियो में हम कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। और इस सीरीज ये हमने सीरीज शुरू की हुई है जिसमें कि हम डी ट्रिपल एस बी के टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के इस तरीके के जनरल पेपर सभी कर रहे हैं। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पार्ट है वो भी हम साथ ही में कर रहे हैं। तो जनरल जो सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, ये जो जनरल पेपर जो आपका 100 नंबर का आता है पेपर, उसके लिए जो जो पेपर्स हैं, चाहे वो टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, पीआरटी के हों, आप तीनों ही स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप डी ट्रिपल एस बी का कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पीजीटी का पेपर है तो हम टीजीटी के वाले नहीं देखेंगे, टीजीटी का पेपर है तो ये हमारा पीजीटी वालों के काम का नहीं है। तो ये तीनों ही लेवल पे उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों ही लेवल में जो आपका जनरल पेपर होता है वो सेम होता है। तो आपको क्वेश्चंस का आइडिया तीनों में बराबर ही मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पेपर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 जुलाई 2021 का पेपर है। ये पीजीटी हिंदी फीमेल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाला एग्जाम है, ये 9 से 12 पीजीटी हिंदी फीमेल का। ठीक है। सबसे पहले जो पोर्शन है वो है आप लोगों का मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आपका जो पोर्शन है ये हम देख रहे हैं सबसे पहले। तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे जिसको आप रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बोल सकते हो। तो सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, कि मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता पाऊँ। अगर कुछ बड़ा सॉल्यूशन होगा तो आप उसको बाकी में सोल्व करके भी देख लेंगे। मैं आपको आइडिया यहाँ पे कंप्लीट दे दूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग को इसी तरीके की ये जो पेपर है इसकी पीडीएफ मिलती रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम्स की मिलती रहे, तो ये हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपना सिटी और अपना एग्जाम लिख के हमें इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाए और आपको पूरी इंफॉर्मेशन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मिलती रहे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका डी ट्रिपल एस बी ही है, केवीएस है, एनवीएस है या फिर ईएमआरएस है, या कोई भी लेवल है, टीसीटी, पीजीटी या इवन प्रिंसिपल भी है आपका, तो आप इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमसे स्टडी मटेरियल भी ऑर्डर कर सकते हैं। शुरू करें वीडियो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा विकल्प है जो तीनों से बिल्कुल भिन्न है। हालांकि आंसर आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट, लेकिन हम क्या कैसे आपको पता करना है वो हम देखेंगे। तो जैसे आप देखेंगे, आर से बन गया, आर के बाद आया हमारा एस, यानी कि पी क्यू आर, ऐसे आर के बाद ऐसे ही आता है हमारा, तो एक विजिट ई के बाद हमारा एफ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एस टी, फिर यू वी एल एम और टी यू, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो यानी कि एक एक प्लस हुआ है। अगर हम नीचे वालों की बात करें, सोर्स वाले की, एस के बाद टी है, एम एन ओ पी। ठीक है। एन ओ है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, लेकिन यहाँ पे एन है, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। एन ओ जेड ए से पहले आता है, पी क्यू और क्यू से पहले आर आता है। तो ये जो सीरीज है ये अलग है। इसमें आप देखेंगे एक पॉजिटिव हुआ है, एक प्लस वन हुआ है, यानी कि एस के बाद टी, ओ माइनस वन होके एन आया है, यू में प्लस हुआ है, और एक प्लस एक माइनस इस तरह का चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी प्लस हुए हैं, तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 3-4 चीजें दी हुई हैं। पहले दिया हुआ है फिर, किन और टिन। इसका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं, कि ब्राउन इज बेटर। ठीक है। दूसरा वर्ड है किर, पोट और टेट। इसका मतलब क्या है, ब्राउन एंड मेजेंटा। ठीक है। फिर थर्ड हमारा ऑप्शन क्या है, किट, पोट, फैट। इसका ऑप्शन क्या है, मेजेंटा इज ऑसम। ठीक है। तो आपको बताना है ऑसम जो वर्ड है वो कौन सा है। ऑसम जो वर्ड है आपको वो बताना है, ऑसम का कोड क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या देखते हैं, हमने इस तरीके से, ये सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनको तीनों को लिख लिया। अब हमें देखना है कि किस वर्ड का मतलब क्या है। पहले आपको वो देखना है, वो दो वर्ड, वो दोनों सेंटेंस इस तरीके से देखने हैं जहां पे दो वर्ड सेम हो या एक वर्ड सेम हो। ठीक है। जैसे ब्राउन इधर भी है, ब्राउन इधर भी है।
ब्राउन फर्स्ट में भी है और ब्राउन सेकंड में है, यानी कि कोई ऐसा वर्ड इसमें होगा ब्राउन का जो कि सेम होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कौन-सा है, इसमें ये मैंने सॉरी गलती से किल लिख दिया है, 1 सेकंड। यहाँ पे ना ये किन की बजाय ये किर है, ठीक है? तो यहाँ पे किर है, तो सेम कौन-सा वर्ड है हमारा? किर सेम है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो किर का मतलब तो क्या है? ब्राउन है। किर का मतलब क्या है हमारा? ब्राउन है। हमें निकालना क्या है? ऑसम का। ऑसम हमारा कहाँ है? यहाँ लिखा है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए मैजेंटा का कोड क्या है और इज़ का कोड क्या है? जो तीसरा कोड बचेगा वो ऑसम। अब इज़ हमारा कहाँ है? इज़ हमारा फर्स्ट वाले सेंटेंस में है। तो फर्स्ट में और थर्ड में क्या जो है सेम है? यहाँ पर फिर भी सेम है और टिन सेम है। यहाँ पे फिर है, यहाँ पे फैट है, तो टिन सेम है, यानी कि जो इज़ है, उसका कोड क्या है? उसका कोड है टिन। अब बचा यहाँ पर हमें मैजेंटा का पता होना चाहिए। तो मैजेंटा का पता करने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे आप देखेंगे किर तो हमारा किसका हो गया? ब्राउन का हो गया। उसके बाद है एंड मैजेंटा। एंड वर्ड कहीं और नहीं है, मैजेंटा भी कहीं और नहीं है। तो अब हमें देखना है इन दोनों में कौन-सा सेम है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर पोर्ट सेम है। पोर्ट सेम है तो यानी कि मैजेंटा का कोड क्या हुआ? पोर्ट हो गया। मैजेंटा का कोड क्या हुआ? पोर्ट हो गया है। तो हमारा थर्ड वर्ड बच गया ऑसम और ऑसम का क्या हो गया? फैट हो गया। तो हमारा थर्ड आंसर आ गया फैट। इस तरीके से आपको ये देखना होता है कि आपको ये सिमिलरिटी देखनी है कि 2 सेंटेंसों में कौन-सा वर्ड सेम है, जो वर्ड इधर सेम होगा, इसी तरीके से कोड में भी वो कुछ ना कुछ करके सेम होगा, उसके बाद होता है, ठीक है? तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें, जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। शब्दकोश क्या होता है? डिक्शनरी होती है और डिक्शनरी में वर्ड कैसे होते हैं? अल्फाबेटिकली होते हैं। पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड तो सबका ही जी है, ठीक है जी। फिर सेकंड में सबका ए है, ओके। थर्ड वर्ड देखें तो सबका एल है। फोर्थ वर्ड हम देखते हैं, फोर्थ वर्ड में हमें कुछ ना कुछ अलग नजर आ रहा है। तो एक तो हमारा फोर्थ पे है एल, एक है ए, एक है आई, एक है एल और एक है एन, यानी कि तीन तो हमारे एल है, पहला ए और फिर आई है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन सा पहले आता है? पहले आता है ए जी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आई, उसके बाद आता है हमारा एल, ठीक है। इस तरीके से होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर है ई। सबसे पहले हम ए और आई वाले को अलग कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे पहले आएँगे, एल वाले वर्ड बाद में आएँगे। तो ए वाला वर्ड हमारा कौन-सा है? गैलेक्टोज़, यानी कि ये तो हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा और आई वर्ड वाला हमारा कौन-सा है? गैलीलियन, तो ये हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। अब हमारे पास 3 वर्ड बच गए हैं जिसमें कि ई, ए, ओ है। तो ई, ए और ओ, सबसे पहले कौन-सा आता है अल्फ़ाबेट? ए आता है। तो एल के बाद जहाँ पे ए है वो सबसे पहले आएगा और ओ से पहले ई आता है तो फिर ई वाला आएगा और फिर ओ वाला आएगा। तो जहाँ पर एल ए है गैलेंट्री, ये हमारा थर्ड नंबर पे आएगा और फिर हमारा ए एल ई वाला यानी कि गैलरी, ये हमारा फोर्थ नंबर पे आएगा और फिफ्थ नंबर पे हमारा कौन-सा बच गया? एल ओ वाला, ये वाला हमारा फिफ्थ नंबर पे आएगा। ठीक है? तो यही सीरीज़ आप देखोगे यहाँ पर 2, 3, 1, 4, 5, ठीक है? इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आया है। एज़ इट इज़ पहले नंबर पे हमने बताया कि सेकंड आएगा, तो यहाँ पे भी देखिए सेकंड है। दूसरे नंबर पे हमारा थर्ड है, तो यहाँ पे भी थर्ड लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे हमारा फोर्थ नंबर वाला है, यहाँ पे फोर्थ लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर पे हमारा गैलरी फर्स्ट वाले पे है, फर्स्ट लिखा हुआ है और फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ वाला, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है। तो आपको डिक्शनरी के जो वर्ड हैं, वो इस तरीके से आपको देखने होते हैं कि कौन-सा वर्ड पहले आएगा। तो अगर वर्ड सेम चले आ रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इस तरीके से आप लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कौन-सा वर्ड पहले आ रहा है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करती है? आपको बतानी कौन सी उत्तर आकृति है जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैसे बनेगी डायग्राम। तो जो ऊपर डायग्राम है, यहाँ पर आप देखेंगे जो ये वाला डायग्राम है ये इसका अपोजिट है, तो ये वाला डायग्राम भी इसका अपोजिट आएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे कंप्लीट करें इस डायग्राम को, तो ये फर्स्ट लाइन तो इस तरीके से आ जाएगी। उसके बाद कुछ इस तरीके से ये पिक्चर आ जाएगी और इसमें हम ये मैच कर देंगे, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो भी पिक्चर बनेगी, तो ये हमारी पिक्चर कंप्लीट हो गई इस तरीके से। तो जहां पर भी ये होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा और लकीली वो हमारे फर्स्ट पिक्चर में है, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 5 फिफ्थ क्या है कि अक्षर श्रृंखला में आपको लुप्त पद ज्ञात करना है, जो भी मिसिंग है आपको वो बताना है। इसमें आपको क्या देखना होगा? सीरीज देखना होगा कि कितने अक्षर के बाद कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है।
तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो डब्ल्यू और वी, यानी डब्ल्यू से पहले आता है हमारा वी, तो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो एस, टी या कि यू, वी और डब्ल्यू, यानी कि पहला अक्षर तो आएगा यू। इसके बेसिस पे भी आप निकालेंगे तो सीधा आंसर आ गया आपका थर्ड वाला, क्योंकि और किसी में यू नहीं है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कंप्लीट, ठीक है? उसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें एम, तो जे के एल एम, यहाँ पे भी पीछे से ही शुरू है, -1 करते चला आ रहा है, तो यानी कि आई जे के आएगा यहाँ पे, एल एम इस तरीके से है। तो ये माइनस है, तो मैं इस साइड से पढ़ रही हूँ ताकि वो पॉजिटिव नजर आए, ठीक है? यहाँ पर भी माइनस में है एफ, एफ से पहले आता है ई, ई से पहले क्या आता है डी, डी से पहले है सी, सी से पहले बी, तो यू के डी जहां पे होगा तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि थर्ड में आपका यू के डी है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और कोरियर के माध्यम से नोट चाहते हैं, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस और कोई भी आपका लेवल हो, टीजीटी, पीजीटी, तो सभी पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कि क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निष्कर्ष वाला है। तो प्रश्न में एक कथन दिया गया है, जिसके बाद दिए गए निष्कर्ष 1 और 2, आपको उन कथनों को सत्य मानना है। तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वही सच है, उसके अलावा और कुछ सच नहीं है, ठीक है? भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्य से भिन्न हो, आपको यह निर्णय लेना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा, यदि कोई हो, तो दिए गए कथन में से अनुसरण करता है। कथन है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वैसे भी जनरली भी यही है और सच भी यही है। तो शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निष्कर्ष 1 क्या है? व्यक्ति को शराब नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल। निष्कर्ष क्या है? सेकंड, जो लोग शराब नहीं पीते हैं, वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि अगर शराब नहीं पिएँगे तो वो लोग स्वस्थ होंगे। क्या सिर्फ़ शराब ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि स्वास्थ्य खराब होता है? नहीं, और भी बहुत सारे ज़रिए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इसने नहीं लिखा है ऐसा कुछ कि शराब स्वास्थ्य के लिए केवल शराब ही हानिकारक है। यहाँ पर केवल वर्ड तो कहीं नहीं है। तो यानी कि ये जनरल टर्म है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग शराब नहीं पिएँगे वो स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष 2 तो गलत होता है, फर्स्ट आपका ठीक होता है और केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आपको पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच संबंध करने वाला अच्छा प्रतिनिधित्व बताना है। सूर्य क्या है? मुख्य आदमी है सौर मंडल का, मेन हेड, हेड ऑफ द फैमिली है, एक तारा है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है जी। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। तो क्या है ये? देखो, यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ मत होना। अब कुछ बच्चे इसमें कहाँ कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, कुछ बच्चों को ये वाला ठीक लग सकता है कि ये बीच में सूर्य हो गया, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। तो ऐसा नहीं है, ये वेन डायग्राम हमें बनाना है। तो अगर हम तीनों में देखें तो तीनों में कोई भी आपस में वो नहीं है, सिमिलरिटी नहीं है। एक तारा है, एक उपग्रह है और एक ग्रह है। तो ये वाला जो पिक्चर है, ये वाली आपकी करेक्ट होगी, ठीक है? तो जैसे अगर मैं बात करूँ, शिक्षक है और विद्यार्थी है, तो अब आप मान लो कि ये विद्यार्थी है और इनको एक शिक्षक पढ़ाता है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो जिनमें आपको सिमिलरिटी दिखेगी वही यहाँ पर होगा, तो ये तीनों के तीनों में से, चारों के चारों में से फर्स्ट ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि तीनों के तीनों चीज़ें ही अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 8, उस जोड़ी का चयन करें जो प्रश्न में दी गई जोड़ी से समान प्रकार से संबंधित है। जैसे लाभ हानि, क्या है ये? विलोम शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है। तो इसी तरीके से जो हो, परेशान अवसाद, कठोर सख्त, पूरा पूर्ण, ये तीनों क्या है? सेम है। तो जो अपोजिट है वो ये क्या है? भोंदरा तेज। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें, लेकिन आकृति इसमें दी नहीं है, तो इस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आकृति नहीं दी गई है, तो हमें नहीं पता चलेगा कौन सी आकृति थी और किससे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का आपको बताना है जो अन्य से अलग है, तो वो आप बताइए इसमें से 1, 2, 3, 4। तो चौथा जो है वो किस तरीके से अलग है? इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाएँ कि 1, 2, 3, 4, अब इसमें से क्या अलग है? सबसे पहले आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई सम विषम
लागू होता है क्या इधर? सम विषम तो लागू नहीं होता क्योंकि विषम की भी 2 संख्याएँ हैं, सम की भी 2 संख्याएँ हैं। क्या यहाँ पर भाज्य वाला कुछ कांसेप्ट लागू होता है? नहीं, तो भी 2 हैं क्योंकि 2 भी भाज्य है और 3 भी भाज्य है। तो अब क्या देखेंगे यहाँ पे गुणनखंड वाला देखेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो गुणनखंड देखेंगे। जैसे 1 1 से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 का गुणनखंड खुद 2 ही है, 3 का गुणनखंड खुद 3 है, लेकिन 4 के आप करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाता है। तो ये हमारा 4th वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन इसमें भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। यानी कि जैसे कि आपस में पहला और सेकंड शब्द है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? बेसिकली समान शब्द ही होते हैं, ठीक है? जैसे जल है, जल को हम नीर बोल देते हैं, ठीक है? पानी बोल देते हैं, तो समान शब्द, पर्यायवाची शब्द। और विपर्याय क्या होंगे? जो विपरीत शब्द होंगे। तो यहाँ पर संबंध नहीं आएगा, स्टिक भी नहीं आएगा, समान भी नहीं आएगा, क्या आएगा? विपरीत आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर में आकृति दी गई है, लेकिन इसमें आकृति हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर भी। दी गई आकृति में कुछ संख्याएँ केवल 1 आकृति की हैं, कुछ केवल 2 आकृति की हैं, कुछ केवल 3 आकृति की हैं, तो उन संख्याओं का योग बताना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, क्योंकि ये जो डीएसएसबी की तरफ से पेपर है सोल्ड, इसमें कहीं पर भी आकृति नहीं दी हुई है बाय चांस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद कार्यवाही के 2 क्रम, क्रम 1 और क्रम 2 दिए गए हैं। आपको उन कथनों को सत्य मानना है और फिर आपको निष्कर्ष वाला आंसर है जो ऊपर किया था हमने उसी तरीके का है। कथन है, एक कक्षा में आधे छात्र अंतिम परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए। एक परीक्षा थी जहां पर आधे छात्र 50% छात्र जो है वो नकल करते हुए पकड़े गए। कार्यवाही का क्रम क्या होगा? पहला है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और नए प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा फिर से लिखने के लिए कहा जाना चाहिए, या दूसरा, वह विशेष परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए। तो कौन सा होगा? क्या परीक्षा रद्द होनी चाहिए या दोषियों को सजा मिलनी चाहिए? ऑब्वियसली दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसमें दूसरे को क्या क्या गलती है उनकी? कुछ गलती नहीं है। तो केवल एक अनुसरण करता है, जो भी जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले और नए प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा फिर से लिखने के लिए कहा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन जी, 14, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, तो वो आपको बताना है। अगर इस विकल्प पे हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएं, सॉरी, सम विषम यानी कि ओड इवन का, तो ये हमारा इवन है, नंबर है, ये हमारे ओड नंबर है, वो बाकी हमारे विषम नंबर है और ये हमारा क्या है? सम संख्या है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो वास्तव में प्रश्न आकृति एक्स बनाएगा। यहाँ पे ना तो क्वेश्चन है और ना ही आंसर है, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। आई डोंट नो कि इसी वाले क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक है, क्योंकि इससे पहले वाले किए हैं तो वहां पे सभी थे। चलिए 16 देखते हैं। एक्स वाई जेड कंपनी में नौकरी पद की रिक्तियां हैं, ठीक है? एक्स वाई जेड हमारी कोई कंपनी है और वहां पे क्या है? वहां पे पोस्ट निकली हुई है। तो क्या क्या कंडीशंस चाहिए वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। इस कंडीशंस तरीके का क्वेश्चन आपका हमेशा मिल ही जाता है आपको एक। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो कहते हैं कि 75% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, और वो भी 75% मार्क्स के साथ, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या कहता है? 5 मार्च 2021 तक 25 या 35 वर्ष की आयु के बीच में होना चाहिए। 25 या 35 ईयर की आयु होनी चाहिए, और वो भी कब तक? 5 मार्च 2021 तक, ठीक है जी। थर्ड कंडीशन बताइए, सीए या सीएस पूर्ण किया होना चाहिए, या तो सीए हो या फिर सीएस हो, ठीक है जी। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है? एक्सेल और टैली आनी चाहिए, या तो एक्सेल आता हो, थोड़ा राइटिंग में थोड़ा सा देख लेना, ठीक है? या तो एक्सेल आता हो और या टैली आता हो, ठीक है? ये सब होना चाहिए। अब अपवाद लागू है। इसमें क्या है अपवाद लागू में? अब एक्सेप्शंस क्या है? ए पॉइंट क्या कहता है? यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त 4 को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करे, तो उम्मीदवार को प्रबंधन को संदर्भित किया जाएगा। अगर उसका पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन पूरी होती है, चाहे उसको एक्सेल आता हो या ना आता हो, टैली आती हो ना हो, तो उसको हम क्या बना देंगे? उसको हम बना देंगे प्रबंधक, ठीक है जी। बी पॉइंट क्या कहता है? एक उम्मीदवार जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, कोई है उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक है, लेकिन 2 वर्ष का उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसे हम बना देंगे महाप्रबंधक, ठीक है?
अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये तो थी आपकी कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? अरुण है जो 3 वर्ष से आईडीबीआई में काम कर रहा है, ठीक है? अब अरुण के पास क्या है? 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि हमारे इन चारों कंडीशन में से कहीं नहीं पूछा गया है। फिर भी उसका जन्म 5 फरवरी 1982 को हुआ। अब उसका जन्म हुआ 5 फरवरी 1982 को, ठीक है? तो उसकी आयु कितनी हो गई? सीधा-सीधा हिसाब लगाएँ अगर हम, 35 साल होनी चाहिए उसकी आयु, तो 82 से 92, 92 से 2000 और 2000 से 2000 में ही हो गया वो 20 एक साल का, उसके बाद आपकी तो 35 साल से वो एनी व्हिच वेज़ ऊपर जा रहा है, 2012 पर 17, 17-18 तक वो मतलब मोटा-मोटा हिसाब लगाएँ तो हम कितने का हो चुका है, 35 साल से ऊपर हो चुका है 2021 में, तो उसकी आयु 35 साल से हमारी ज़्यादा हो गई है। ठीक है? तो 35 साल से ज़्यादा होगी तो हम उसको महाप्रबंधक कर देंगे। ये दिया गया था कि 35 वर्ष से अधिक हो और 2 साल से अधिक का अनुभव, तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस भी और उसको 35 साल से ज़्यादा भी हो गया है, तो हम उसको क्या करेंगे महाप्रबंधक। लेकिन आगे की कंडीशन पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ने की ज़रूरत है? हालाँकि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ आयु के बीच में नहीं है, तो यहाँ की कंडीशन खत्म हो गई। बस ये वाली कंडीशन उसने पूरा कर दिया तो हम उसको महाप्रबंधक बना सकते हैं। लेकिन उससे आगे क्या है उसने अपना सीए पूरा कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया है तो अच्छी बात है। एनआईआईटी से एक्सेल और टैली प्रमाणित कोर्स किए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं थी, न किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और टीकेएम विद्यालय से बीकॉम किया और 80% अंक प्राप्त किए हैं। अब हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि पढ़ने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपवाद देखेंगे, तो उसमें सिर्फ अपवाद है कि ये वाला पॉइंट जिसमें 4 को छोड़कर, लेकिन बी वाले पॉइंट में कोई अपवाद में क्या है सिर्फ ऐज का। तो ऐज वाली कंडीशन तो हमारे यहाँ से पूरी हो गई और एक्सपीरियंस, लेकिन ये तीनों कंडीशन उसकी पूरी होनी चाहिए, तभी उसको महाप्रबंधक बनाया जाएगा, वरना नहीं, ठीक है? तो उसके 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त होने चाहिए, जो कि उसके 80% है, ठीक है? सीए या सीएस पूरा होना चाहिए, उसने सीए पूरा कर लिया है, वो भी गुड है और एक्सेल और टैली उसको होना चाहिए, दोनों उसने किए हैं, तो अच्छी बात है। अगर आपने क्वेश्चन यहीं तक पढ़ के छोड़ दिया कि 3 वर्ष से ज़्यादा आईडीबीआई में काम कर रहा है और उसकी आयु 35 वर्ष हो गई है और आप बोलो कि उसको महाप्रबंधक बना दो, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपवाद में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट 2 के लिए है सेकंड अपवाद में, लेकिन पॉइंट 1, 3 और 4 तीनों ही पूरे होने चाहिए तभी होगा और तीनों की कंडीशन उसने पूरी की है और साथ में अपवाद में से बी की कंडीशन पूरी की है, इसलिए उसको महाप्रबंधक बनाया गया है। अगर उसने मान लो उसके ग्रेजुएशन में अंक ना होते या फिर उसने एक्सेल टैली नहीं किया होता तो क्या होता, उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाता। तो हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा 17 को देखते हैं। अब हम 17 क्वेश्चन क्या कहता है अपना, 17 क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। सही अंक के लिए उसको मिलते हैं 3 अंक और इनकरेक्ट के लिए वो 1 अंक माइनस हो जाता है, ठीक है? यदि वह सभी 100 प्रश्नों के आंसर देता है और 88 हासिल करता है। 100 क्वेश्चन थे उसमें से 88 उसने मार्क्स आए हैं उसके, ठीक है? तो उसने कितने प्रश्नों का जवाब दिया 47 का। ये क्वेश्चंस हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे और 47 आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित कोड संख्या में यदि लार्जर को हम इस तरीके से लिखते हैं तो रेंड को कैसे लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, या तो आप देखेंगे कि लार्जर और जो एएमजी एसआरएफ है उसमें क्या कोड किया गया है, या फिर आप रेंड के अकॉर्डिंग देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस में कई बार इस तरीके से हो जाता है, जैसे कि मैं बात करूं रेंड की, रेंज में ए है, यहाँ पे भी ए है, ए को हमने एम लिखा है, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे तो ए को हमने एम लिखा है, लेकिन क्या यहाँ पे डी है? तो यानी कि ऐसा कुछ कोड तो नहीं है कि जो हम एज इट इज पुट कर दें हमारा वर्ड, तो हमें यहाँ देखना है कि क्या कंडीशन लगी है। जैसे एल की मैं बात करूं तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 15 अक्षर के बाद ए आया है। इसी तरीके से मैं ए की बात करूं तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है? ये +12 के बाद आया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे +12 +15 करके जो कोडिंग इधर लगी है वही कोडिंग आपको इधर लगानी है और आंसर आपका क्या आ जाएगा एएसएनएन जेडीएफ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है और उसी विकल्प का आपको चयन करना है जो अन्य से अलग है। तो कैसे होगा? ओ क्यू एस यू, यहाँ पर आप देखेंगे तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यानी कि एक एक अक्षर छोड़ के ये डिजिट बनी है। अब हम ये वाली देखते हैं तो बी सी छोड़ के डी ई छोड़ के एफ आ गया और जी छोड़ के एच आना था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? जी आ गया है। अब बाकियों को देखेंगे, टी छोड़ के टी के बाद यू छोड़ के वी, टी
यू, वी, डब्ल्यू छोड़ के एक्स, वाई छोड़ के जेड। तो ये और ये सेम है। इसी तरीके से ये वाला सेम है और जो डिफरेंट है वो ये है क्योंकि एफ के बाद आना था एच जो कि जी एज़ इट इज़ आ गया है। तो थर्ड हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 6 व्यक्ति बिल्कुल एक दूसरे की तरफ मुँह करके प्रत्येक 3 के 2 रो में एक साथ खड़े हैं। 6 व्यक्ति हैं, 1 रो ये हो गई, 1 रो ये हो गई, ये 1 इंसान, 1 इंसान, 1 इंसान, ठीक है? ये इस तरीके से खड़े हैं कि इनके फेस जो है आमने-सामने हैं, ओके? प्रत्येक 3 के 2 रो में एक साथ खड़े हैं, तो 3 एक रो में, 3 एक रो में हैं। मोहन रो के छोर में नहीं खड़ा है, परंतु जुनैद के दाहिनी ओर है और चमन की ओर मुँह करके खड़ा है। मोहन छोर पे नहीं खड़ा है, ठीक है? तो या तो मोहन यहाँ है या मोहन यहाँ है, क्योंकि छोर पे नहीं खड़ा है। अब मोहन जुनैद के दाहिनी ओर है। अगर मैं इधर से बात करूँ, तो इधर से मेरा जो है जुनैद इधर होगा। अगर मैं मोहन को बोलूँ कि मोहन जुनैद के दाईं ओर है, तो जुनैद का दाईं ओर मोहन इधर होगा। अगर मैं दूसरी साइड से बात करूँ, तो मोहन जुनैद के दाईं ओर है, तो जुनैद का दाईं ओर ये होगा। तो या तो जुनैद इधर है या जुनैद इधर है, वो डिपेंडिंग ऑन मोहन किधर है। ठीक है? तो मोहन रो के छोर पे नहीं खड़ा है, परंतु जुनैद के दाहिनी ओर है, ठीक है जी। जो चमन की ओर मुँह करके खड़ा है, जुनैद के दाहिनी ओर जो चमन की ओर मुँह करके खड़ा है, या तो यहाँ चमन है या यहाँ चमन है, ठीक है? कार्तिक दास के बाईं ओर है, जो मोहन की ओर मुँह करके खड़ा है। मोहन की ओर मुँह करके कौन खड़ा है? कार्तिक। तो यहाँ पे हमारा कार्तिक भी हो सकता है। अब थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कार्तिक भी हो सकता है और यहाँ पे भी हमारा कार्तिक हो सकता है। कार्तिक दास के बाईं ओर है। अगर मैं दास बोलूँ तो दास के बाईं ओर यानी कि दास या तो यहाँ होगा और फिर दास या तो यहाँ होगा क्योंकि दास के बाईं ओर, ठीक है? जो मोहन की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है, हो गया यहाँ पर। कार्तिक दास के बाईं ओर है जो ठीक है। और वरुण के ठीक बाएँ में कौन है? अब वरुण है कोई, उसके ठीक बाएँ में कौन है? यहाँ पर भी हमारे 2-2 बंदे हो गए, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, एक ये बंदा बचा है। तो या तो हमारा वरुण इधर है या हमारा बी है ये, या हमारा वरुण इधर है। अब पूछा गया वरुण के ठीक बाएँ में। अगर मैं यहाँ से वरुण का बाएँ करूँ, इस वाले साइड से, तो यहाँ तो कोई है नहीं, तो वरुण का बायाँ किधर हो गया? अगर इधर वरुण है तो वरुण के बाएँ में कोई नहीं है। अगर यहाँ पर वरुण है तो वरुण के बाएँ में इधर है। तो इन दोनों में से कोई एक है, या तो मोहन या घनश्याम। लेकिन हमें यहाँ पर वरुण की पोज़ीशन पता चल गई है तो वरुण इधर है। अब हम इसको बनाएँगे। अगर हमारा वरुण है इधर, अगर हमारा वरुण इधर है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन है? 1 सेकंड। कार्तिक दास के बाईं ओर है जो मोहन की ओर मुँह करके खड़ा है और वरुण के ठीक बाएँ में कौन है? तो वरुण के यहाँ पर कौन है? यहाँ पर हमारा अच्छा ठीक है, अगर इसको हम ना भी बनाएँ तो भी हमारा काम चल जाएगा। हमने बोला या तो यहाँ पे मोहन है या हमारा यहाँ पे के से कौन था? कार्तिक है, ठीक है? वरुण के बाईं ओर में या मोहन है या कार्तिक है। कार्तिक यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मोहन दिखाई दे रहा है, तो मोहन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है? तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलनी होगी कि अगर ये बंदा इधर है तो उधर कौन हो सकता है और वो बंदा उधर है तो इधर कौन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया होगा कि पहली रो में ये है, दूसरी रो में ये है, लेकिन हमें वरुण से पता चल गया कि वरुण की पोज़ीशन यहाँ है। अगर वरुण की पोज़ीशन यहाँ है तो रिस्पेक्टिव ऑफ सबकी पोज़ीशन आप निकाल सकते हो कि कौन-सा हटाना है और कौन कहाँ पे खड़ा करना है और यहाँ पे कार्तिक नहीं है तो हमने यहाँ पे मोहन है आंसर में तो हमने मोहन पे करेक्ट कर दिया। ये तो हो गए हमारे रीज़निंग के 20 क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने जीके के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सहायक भूमिका महिला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 जीता? तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो वो थी फारूक जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसने लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी की? तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके स्पोर्ट्स जो भी होते हैं इवेंट्स वहां से भी आते हैं, आपके करंट अफेयर से भी आएंगे। अभी जैसे बजट आया तो अगर इस टाइम पे हो रहे हैं तो बजट से भी आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी अवार्ड शो हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है, किसने मेजबानी की, कौन जीता, कौन रनर अप रहा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन
क्वेश्चन इसी तरीके से है कि किसने लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी की, तो किसने की, स्पेन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, गुवाहाटी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? जो गुवाहाटी है हमारा, वो किस नदी के किनारे स्थित है, आपको ये बताना है। कावेरी, महानदी, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र? तो ये है हमारा ब्रह्मपुत्र पे। हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और गमनागमन से संबंधित है? तो भारत के क्षेत्र में व्यापार, इन सब से कौन सा संबंधित है? तो हमारा भाग नंबर 13, सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। क्या पांचवी सूची में राज्य के परिषद में सीटों के आवंटन के रूप में प्रावधान शामिल है? बिल्कुल सही है। 12वीं सूची में नगरपालिकाओं की सत्ता, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल है? नहीं है। 9वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची दी हुई है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सूचियों की लिस्ट चैनल पर अपलोडेड है पूरे अच्छे से शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो जाके देखिए और उसमें से याद कीजिए, अगर नहीं याद है तो पांचवी वाली यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनी डेज निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सनी डेज किसकी जो है बायोग्राफी है? तो सनी डेज सुनील गावस्कर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2021 में आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता में प्रति लाभार्थी 21,000 रुपए से डैश की बढ़ोतरी को मंजूर किया। तो मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2021 में जो 21,000 थे उसको बढ़ाकर क्या कर दिया था, 51,000। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 1539 में शेरशाह ने डैश के युद्ध में हुमायूं को हराया। तो किस युद्ध में हराया था? चौसा। विश्व व्यापार केंद्र ने राज्य में व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किस के साथ किए थे? तो वो राज्य था अपना हरियाणा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एएसआईसीएस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो एएसआईसीएस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया? तो ये किया राजनाथ सिंह ने, क्योंकि ये अपने क्या है, कौन से मंत्री हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना फटाफट से। तो जो भी सेना वाले कार्य होते हैं वो यही करते हैं, तो ये हिंट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चोटियों में से किसे भगवान के मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो हरदौल को भगवान के मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फेंद्रोगामिया समूह से संबंधित है? तो आवर्त बीजी जो है वो फेंद्रोगामिया समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? तो जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला शाहजहां ने बनाया है, लेकिन बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी का वो शाहजहां ने नहीं बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डैश में की गई थी? कहां की गई थी? बंबई में की गई थी, सेकंड ऑप्शन। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश दर उस दर को संदर्भित करता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक धन की कमी या कुछ वैधानिक उपायों के कारण नकदीकरण बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक को बेचकर धन उधार लेते हैं? तो कौन सा आंसर आएगा? रेपो दर। नेक्स्ट है, तो ये बैंकों की जो दर होती है, रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर है, मीजो रेट है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, तो ये एक बार आप जरूर देख लें। 2021 के बजट में घोषणा के अनुसार, देखो जैसे मैंने बोला ना बजट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको बजट का मिल गया है। तो अभी जो 2022 से जब भी आप आगे एग्जाम देंगे तो जो भी बजट के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो बजट में घोषणा के अनुसार स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए बजट परिव्यय में 2020 की तुलना में कितनी वृद्धि देखी गई? तो 137%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है? तो एक्सरे विद्युत चुंबकीय जो है किरणें उसका उदाहरण है। लास्ट है, लोटिया लोक संगीत राजस्थान में डैश के महीने में गाया जाता है? तो चैत के महीने में गाया जाता है। अब अपन लोग करते हैं अपना मैथ का पोर्शन, अर्थमेटिक एबिलिटी, क्योंकि यहां तक हमारा पोर्शन खत्म हो चुका है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन। आवर्ती बहुभुज विभिन्न वर्षों के लिए 3 देशों के निर्यात डॉलर बिलियन को दर्शाता है। तो यहाँ पे कोई भी आवर्ती या बहुभुज कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं।
आयत चित्र विभिन्न श्रेणियों में अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है, जो कि उच्चतम अंक 100 है। यदि उत्तीर्ण अंक 40% है, तो छात्रों के कितने समानुपाती ने परीक्षा उत्तीर्ण की है? तो ये आप सोल्व कर लेंगे क्योंकि आयत चित्र यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक साथ कार्य को 96 घंटे में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी अगर हम काम को करते हैं तो 96 आवर्स लगाते हैं, लेकिन ए प्लस बी करे तो 144 घंटे लगाता है, बी प्लस सी करे तो 160 घंटे लगाता है। तो सारा का सब कुछ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? बस अगर सी अकेले उस काम को करेगा तो कितने घंटे लगाएगा, आंसर आपका कैलकुलेट करेंगे तो 288 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के वर्ग को जब 100 से गुणा किया जाता है तो वह 36, 45 और 50 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो ऐसी न्यूनतम संख्या संभवतः क्या है? या तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, या दूसरा तरीका क्या है, आप जैसे 4 ऑप्शन है, तो 3 को 300 100 से गुणा करेंगे तो 300, ये 400, 600 और 900 ये बन गए। अब आपको बताना है कि 36 से 45 से 50 से कौन-सा भाग होगा? अब 50 से सारे हो जाएँगे, सबके पीछे डबल ज़ीरो है जी। 45 से हो जाएँगे, 36 से हमें देखना है। 36 से कौन-सा भाग होता है? 6 छीक 36, जो 6 के पार्ट्स 6 से डिवाइड हो जाए, तो 6 पंजे 30, ये वाला डिवाइड हो गया, 6 9 60, ये वाला डिवाइड हो गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 6 छीक 36 बच गए कितने? 4 40, ये वाला नहीं होता है। 900 वाले में हम देखेंगे तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, ये हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कंप्लीट कौन-कौन से भाग हो जाता है, और उसके बाद आपका आंसर यहाँ पे थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या पूछा गया है? न्यूनतम संख्या। जब न्यूनतम 3 है, तो हम आगे वाली संख्या पर नहीं जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट, 2 कार 150 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं, ठीक है? एक है 150 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही बिंदु से शुरू होती है और विपरीत दिशाओं में जाता है। इधर ए जा रही है कार, मान लो इधर बी जा रही है, ठीक है? 2 घंटे के बाद पहली कार की गति में 20% वृद्धि होती है। तो पहली जो है, पहली ये 150 वाली है, ठीक है? इसमें 20% की गति होती है और ये 200 की स्पीड वाली है, और दूसरी कार की गति में सीधा 50% की वृद्धि होती है। तो 4 घंटे के अंत में उनकी बीच की दूरी आपको बतानी है, तो आप निकाल लेंगे कि ये इतना 4 घंटे में ये कहाँ मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी, और उसके बीच की आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। बहुत ही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूले से, ठीक है? नेक्स्ट, 81, 64 और 9 सेंटीमीटर माप के घनाभ को मिला पिघलाकर 12 सेंटीमीटर के घनाभ के छोटे घन बनाए जा रहे हैं, तो कितने बनेंगे? ठीक है, 81, 64 और 9, इसका आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग कितने के बनाए जा रहे हैं? घन 12 के बनाए जा रहे हैं। तो सोल्व करेंगे तो 27 आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5% से 1400 रुपए और प्रति वर्ष 8% से 3200 रुपए और प्रति वर्ष 6% दर से 1200 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है। साधारण क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय में 100, यानी कि साधारण ब्याज मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। इससे निकालना है, 796 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्पीड और टाइम का। 2 कारें हैं, एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार है यहाँ पर बी है, दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर की दूरी पर है। कार ए और कार बी की गति क्रमशः 50 और 55 है। इसकी मान लीजिए 50 है और इसकी मान लीजिए 55 किलोमीटर प्रति हार है। इसकी भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार ए 6 पूर्वाह्न शुरू होती है, ये 6 बजे चलती है और ये चलती है जी 7 बजे चलती है। वे एक दूसरे को किस समय पर मिलेंगे? डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड आपको पता है, टाइम यहाँ से 6 बजे चलेगी, ये इसके 1 घंटे बाद चलेगी, तो क्या है? वही स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 10:20 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 48 वस्तुओं का लागत मूल्य X वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। अगर मैं बात करूँ 48 वस्तुओं का लागत मूल्य X वस्तु है उसके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। लाभ है आपका 20%, तो X का मान ज्ञात करना है, फॉर्मूले से निकालिए, आपका निकल जाएगा 40 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, बैंक एक्स और वाई में क्रमशः 10% ब्याज और साधारण ब्याज और 15% चक्रवर्ती ब्याज। तो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व कीजिएगा क्योंकि एक साधारण ब्याज है और एक आपका चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। तो एक्स 10% साधारण ब्याज है और वाई 15% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3600 रुपए का निवेश किया गया था। यदि दो बैंकों में से एक ने वर्ष में प्राप्त ब्याज में 390 का अंतर है, तो जो दूसरा बैंक है उसमें दूसरे वर्ष में प्राप्त ब्याज का आपको बताना है, तो आप निकालेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे आप, 577.50 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स और वाई के पास एक साथ मिलाकर 4800 रुपए हैं। एक्स और वाई के पास है जी 4800 रुपए। ठीक है। एक्स की राशि का 1/3, एक्स की जो भी राशि है उसका 1/3 और वाई की राशि का 5/9 और वाई की राशि का 5/9 के बराबर है। ओके। एक्स की जो राशि है वो वाई के 5/9 के बराबर है। आप यहाँ पे क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें रेशो पता चल जाएगा और अगर हमें रेशो पता चल गया तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो 9x इज इक्वल टू 15y। ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। तो 3x इज इक्वल टू 5y। तो ये आपको पता चल गया है यहाँ पर रेशो और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर जो है एक्स के पास राशि आ जाएगी 3000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तालिका प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंकों के साथ साथ विभिन्न विषयों में प्राप्त द्वारा विभिन्न अंकों को दर्शाती है, जो कि तालिका यहाँ पर है नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ए बी सी डी के बराबर समानुपात ज्ञात करना है आपको। ए और बी का रेशो है हमारा 4:5, बी और सी का रेशो दिया गया 4:7, सी और डी का रेशो दिया गया 8 और 9। आपको बताना है ए बी सी डी का रेशो कितना है। इसमें इस तरीके से हेल्प करते हैं, ए बी और फिर ऐसे लिखते हैं बी सी और फिर आपको सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। 12 के वर्ग, 8 के घन और 16 के वर्ग का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो एचसीएफ एलसीएम से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको 12 का वर्ग निकालना है। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 8 का घन कितना होता है? 8 × 64, फिर 8 से गुणा कर लेना वो घन, और 16 का वर्ग, ठीक है, 256। इन तीनों का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है और उसके बाद आप निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, तो आपको आंसर बताना है। तो आप इसका महत्तम समापवर्तक निकालिए और आंसर कितना आ जाएगा आपका 16। तो 16 ए ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो जो मैथ है आपने अब तक पता चल ही गया होगा आपको। मैथ के जो भी आपके कुछ पोर्शंस हैं वो आपको ध्यान से देखने होते हैं। प्रॉफिट लॉस आपको देखना है, स्पीड डिस्टेंस टाइम देखना है, वो एबीसी के वर्क वाले देखने हैं, एवरेज देखना है, ठीक है, इंटरेस्ट वाले चैप्टर देखने हैं, एचसीएफ एलसीएम देखना है, नंबर सीरीज वाले चैप्टर देखने हैं। तो इस टाइप के सारे चैप्टर्स आपको देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक वस्तु का मूल्य 3 वृद्धि के बाद 1000 रुपये हो जाता है। एक वस्तु है उसका मूल्य है जो है 3 बार बढ़ता है, तो 3 बार बढ़ने के बाद वो 1000 रुपये हो गया। 1 लीटर जो फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट आएगा, इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट कर रखी है। चलो, फर्स्ट जो वृद्धि है आपकी 11.11%, सेकेंड वृद्धि में 12.50% और तीसरी वृद्धि आपको दी हुई है जिसमें 25% बढ़ता है। तो अब बस आपको क्या करना है, मूल वस्तु का ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा है, 640 आंसर आ जाएगा, आप इसको ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 16। कलम और पेंसिल का डिब्बा एक साथ खरीदा गया है। 16 कलम और 9 पेंसिल का मूल्य दिया गया है 30 रुपए, जबकि 9 कलम और 16 पेंसिल का औसत मूल्य है 35। तो 100 कलम 100 पेंसिल का मूल्य आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं इसको? 100x जमा 9y। x मान लिया हमने कलम और 9 मान लिया हमने पेंसिल, तो ये हमारा 30 हो गया। और इसी तरीके से 9x प्लस में 16y हमारा कितना हो गया? 35 आ गया। यहाँ पर एक्स वाई आपको पता चल जाएगा, जो एक्स वाई पता चल जाएगा उसको आप रखेंगे 100x प्लस 100y और वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है, 6500। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 3840 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत 2560 रुपए में वस्तु को बेचने पर हुई हानि प्रतिशत बराबर है। तो इस वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाना है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है आपको। तो प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले लगाएंगे और 4000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई एक कार्य को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। एक्स एक काम को 20 दिन में कर सकता है, वाई एक काम को 30 दिन में कर सकता है। तो 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद वो एक्स कार्य को छोड़ देता है। 6 दिन तक एक्स और वाई दोनों एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स चला जाता है, फिर वाई को अकेले काम करने पड़ता है। तो वाई को कितने दिन लगेंगे वो आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, 15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन की 4 सेंटीमीटर की फलक है, इसमें से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर फलक वाले छोटे घनों को तराशा जाता है। कितने छोटे घनों को इस प्रकार तराशा जाना है कि बड़े का घनत्व केवल 25% ही शेष रह जाए। तो ये भी आप सोल्व करेंगे तो 48 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तार की लंबाई क्या है यदि एक तार के 66 सीयू सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर को 4 मिलीमीटर व्यास के दूसरे तार में बदला जाए। तो इसको भी आप सोल्व कर लेंगे तो 5.25 आ जाएगा। ये मैथ के क्वेश्चन आपके यहाँ पर सोल्व। बच गया हमारा हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले हमारा इंग्लिश का पोर्शन 20 क्वेश्चन और इसी तरीके से हिंदी के क्वेश्चन होंगे हमारे 20 क्वेश्चन, वो हम यहाँ पर कर लेते हैं।
चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जो नीचे दिया गया सेंटेंस है उसको तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया है। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज नो एरर। आपको वो निकालना है जिसमें कोई एरर नहीं है। अगर किसी में कोई एरर नहीं है तो आप क्या बोल देंगे, नो एरर। किसी में कोई एरर नहीं है, और अगर किसी में एरर है तो आप उसको बोल देंगे इसमें एरर है। तो तीन पार्ट आपको अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो पहला है, इट इज देयर फॉर नॉट ए क्राइटेरिया दैट, ये आपका है फर्स्ट पार्ट। कैन डू जस्टिस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ, ये आपका सेकंड पार्ट है, और फिर आपका थर्ड पार्ट है। चलिए, it is therefore not a criteria that can do justice to the principles of Wagner's non-symphonic art for its। तो कौन से पार्ट में आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्लियर है। इट इज देयर फॉर नॉट ए क्राइटेरिया दैट कैन डू जस्टिस, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे यहाँ पे मिस्टेक है। सेकंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड, आपको पता लगाना है। an action of regaining or gaining possession of something in exchange of payment or clearing a debt। तो इसमें जो आपका मतलब है वो आपको बताना है कि कौन सा है, क्या है इसका मतलब, कि जो एन एक्शन ऑफ रिगेनिंग और गेनिंग पोजेशन ऑफ समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट और क्लियरिंग ए डेट। आपको कोई पेमेंट मिलती है, आप कोई डेट क्लियर करते हो, वो एक्शन उसको गेन करने का, रिगेन करने का, उसको हम क्या कहते हैं, रिडेम्पशन, रिडीम करते हैं आप। आपको जो आप शॉपिंग के लिए जाते हैं आपको कुछ कूपन्स मिलते हैं, आप रिडीम करते हैं। आपके पास कोई गिफ्ट कूपन होता है, आप अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रिडीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि रिप्लेस द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, अगर कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो आप क्या कर देंगे, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। दे सीम्ड फ्राइटेंड, वो डरे हुए प्रतीत होते हैं। थ्रू चिप्ड सॉफ्टली एज इफ दे न्यू दे वर सेफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो थ्रू की वजह यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट चिप्ड सॉफ्टली एज दे इफ दे वर नो सेफ। वो डरे हुए जो है महसूस हो रहे थे, लेकिन दे चिप्ड सॉफ्टली, बट दे चिप्ड सॉफ्टली एज इफ दे वर न्यू वर सेफ, इस तरीके से जैसे कि उनको लग रहा था कि वो सेफ है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस द ब्रैकेट। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन है। तो बोथ द काउंटर्स एंड सोनिया अंडरस्टूड दैट नेचुरली नाइदर मॉस्को और नाइदर मॉस्को और नहीं आएगा, नोर आएगा, क्योंकि जैसे आइदर और आता है, नाइदर नोर आता है, तो यहाँ पे नोर आएगा, तो ये वाली मिस्टेक्स है। तो जहाँ पे भी नाइदर नोर होगा ये आंसर आ जाएगा, इसमें नाइदर नोर है तो ये वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे जो चार वर्ड दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है कि सही स्पेलिंग कौन सी है। तो इनफेलिबल की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर थर्ड पे है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है जी एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है आपका, विपरीतार्थक शब्द। सिनोनिम जैसे समानार्थक शब्द, इसी तरीके से विपरीतार्थक शब्द होता है। तो डेकोरम, डेकोरम क्या होता है, डेकोरम होता है शिष्टाचार। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें अपनी पोजीशन पे, अपनी सेट पे हैं, तो ये डेकोरम है किसी चीज का, क्या पोलाइट बिहेवियर करते हैं, ठीक है, वो इसका डेकोरम है। तो प्रोटोकॉल सिमिलर वर्ड है, कोथ, डिग्निटी, इम्प्रॉपर्टी, ये आपका विपरीतार्थक शब्द है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दी हुई नीचे, आपको उसका मीनिंग बताना है। नैरो माइंडेड मतलब छोटी सोच का आदमी, कहते हैं ना नैरो माइंडेड है, छोटी सोच का आदमी है। तो नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ अदर्स, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। आपको जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको कोई चॉइस करके और आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। द डिक्टेटर एनरिचेस हिमसेल्फ बट डैश हिज पीपल इम्प्रोविस्ड, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। तो आपको यहाँ पे भी करेक्ट जो स्पेलिंग है वो बतानी है, जो कि आपकी फोर्थ ऑप्शन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. इट इज जनरली हेल्ड दैट बाबर्स गन प्रूव्ड डिसिसिव इन बैटल, firstly because Ibrahim Lodi lacked any field artillery but also become the sound of cannon frightened Lodi's elephant, causing them to trample Lodi's own men. The left and right provisions were further subdivided into forward and rear divisions. Next है Tulungma meant dividing the whole army into various units wizard the left, the right and the center. तो ये पहले आएगा क्यू और उसके बाद जाके पी आएगा. ये तो यहाँ पे हमें पता चल गया क्योंकि क्यू वाले सेंटेंस में आर्मी को डिवाइड करने की बात की जा रही है और फिर आगे में लेफ्ट और राइट को फिर से आगे डिवाइडेड करने की बात की जा रही है. अब आगे वाले दो सेंटेंस देख लेते हैं. The new war tactics introduced by Babur were the Tulugma and the Arba. However, a reading of the contemporary sources show that more than the gun, it was the tactics which helped him winning the day. तो यहाँ पे हम लड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ पर विनिंग की बात है. तो पहले एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर हमारा पी आएगा और फिर हमारा क्यू आएगा. तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. जो नीचे सेंटेंसेस को तीन पार्ट में डिवाइडेड किया गया है वही आपको बताना है किसमें एरर है. शी वाज सरप्राइज टू सी three people within, none of who looked like they fit in the refined elegant space of parlor. तो यहाँ पर आपका वन हो जाएगा. नन ऑफ द फिट इन दी यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट है. तो इस तरीके से तीन पार्ट में डिवाइडेड है. जहां पर गलती है वो क्या है. सी वाज सरप्राइज टू सी थ्री पीपल विद इन, नन ऑफ नन ऑफ हु नहीं, नन ऑफ दैम लुक्ड लाइक दे फिट. तो यहाँ पे दैम आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले में मिस्टेक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग, यानी कि एंटोनिम आपको पता है. अबोटिव, अबोटिव का अपोजिट क्या है. सक्सेसफुल होना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. तो अंडर द डैश a large number were killed and between 4 and 5 millions of protestants left the country. तो under the persecution, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सॉरी. नेक्स्ट इज आपको वन वर्ड बताना है. तो एक एरिया, एन एरिया विद इन विच समवन और समथिंग एज ऑथोरिटी, इन्फ्लुएंस और नॉलेज. कोई एक एरिया जहां पर किसी को ऑथोरिटी है, इन्फ्लुएंस और नॉलेज है. तो परव्यू, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 15. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. इडियम नॉक ऑन वुड. नॉक ऑन वुड, इसका इडियम का आपको मतलब बताना है. नॉक ऑन वुड इडियम. ठीक है, बताओ मतलब. नॉक ऑन वुड इडियम, इसका मतलब क्या होता है. गुड लक एंड बैड लक या ए ब्लेसिंग इन डिस्कस. ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या मतलब आपको दिख रहा है. नकल टैपिंग ऑन वुड इन ऑर्डर टू अवॉइड सम बैड लक. तो कुछ बैड लक ना हो तो उसको अवॉइड करने के लिए आपका फोर्थ है. जो ये इडियम है आपकी नॉक ऑन वुड, ये बेसिकली आपकी यूएस की है. यूके टच वुड जो हम बोलते हैं ना, टच वुड, ये वही है. टच वुड कि कुछ मतलब बुरी नजर ना लगे, बैड लक ना है, तो वो हम टच वुड करते हैं. तो ये यूएस में इसको नॉक ऑन वुड है. और अगर आप यूके के एसेंट की बात करें तो वहां पे टच वुड होता है. यही सब चीजें हैं ताकि बैड लक ना आए. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. अब है जी पैसेज. पैसेज पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. ठीक है. What what fiercer than a lion but smaller than a beagle? The honey badger, one of the toughest mammals in Africa and Western Asia. Honey badgers stand less than a foot high. They are only a couple feet long. They weigh just over 20 pounds. Yet they have a reputation for toughness that is far greater than their size. Some honey badgers will chase away lions and take their kills. I guess that goes to show you that size is not the only thing that matters in a fight. So, what makes the honey badger so tough? They have speed, stamina, and agility, but so do many animals. They are not stronger than lions, so how do they stop them? The thing that sets the honey badger apart is their skin. Their skin is thick and tough. Arrows, spear, and bites from other animals can rarely pierce it. Small bullets cannot even penetrate it. Not only is their skin thick and tough, it's also loose. This allows them to twist and turn to attack while another animal is gripping them. The only safe grip one can get on a honey badger is on the back of their necks.
Honey badger have long, sharp claws. These claws are good for attacking and even better for digging. Honey badgers are some of the nature's most skilled digger. They can dig a 9-foot tunnel into hard ground in about 10 minutes. They love to catch a meal by digging up the burrows of frog, rodent, and cobras. They also use their digging skills to create their homes. They live in small chambers in the ground and defend them furiously. They will attack horses, cows, and even water buffalo if they are foolish enough to poke around a badger's den. तो ये पैराग्राफ है, इसके बेसिस पर आपको आंसर देने हैं। उससे पहले आप लोग को बता दूं, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस या कोई भी लेवल आपका पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, तो आप लोग को या प्रिंसिपल लेवल भी, तो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है। स्टडी मटेरियल घर बैठे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, 8447410108। और आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे कौन सा एग्जाम आ रहा है, किसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप हमें करेंगे अपना नाम, अपना सिटी और अपना एग्जाम लिख के, और हमें व्हाट्सएप आप करेंगे 8447410108 पर, ताकि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाए और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं अब पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। According to the passage, what does the line? I guess that goes to show you that size is not the only thing that matters in a fight. तो ये क्या लाइन आपको क्या दिखाई दे रही है? तो the line is reference to the size of honey badger, क्योंकि हम honey badger की यहाँ पर बात कर रहे हैं। Even with their size, they are one of the toughest mammal out there. क्यों? क्योंकि उनकी स्किन इतनी टफ होती है, क्योंकि उसमें अगर कोई जानवर उनको बाइट कर ले या फिर छोटी मोटी बुलेट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो साइज मैटर्स नहीं करता, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो आपको बतानी है। हनी बेजर इज मोस्ट वनरेबल एट द फ्रंट ऑफ हिज नेक, एट हिज थ्रोट। तो हमने ऊपर पढ़ा कि जो उसका बैक ऑफ द नेक होता है वहां पे वो सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर में सीधे हम आंसर यहाँ पे ठीक है, और आंसर हम से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम पैसेज ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का ही पोर्शन है। तो व्हाट कैरेक्टर ट्रेट आर हनी बेजर्स नोन फॉर? किस लिए जाने जाते हैं? टफनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हाट फिजिकल क्वालिटी मेक्स हनी बेजर सो टफ? कौन सी फिजिकल क्वालिटी है जो उनको टफ बनाती है? उनकी स्किन टफ है। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच पार्ट ऑफ द हनी बेजर इज मोस्ट वनरेबल? उनका बैक ऑफ द नेक। तो ठीक है, ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम कर लेते हैं इस सेशन का लास्ट पोर्शन जो है हिंदी का 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित पर्सन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। निश्चयवाचक, तुम्हारा भाई, तुम्हारा निश्चयवाचक तो नहीं है, तो संबंध हो गया, जो करेगा सो भरेगा, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। तो निश्चय कौन सा है? शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, तो इसमें निश्चय है, निश्चयवाचक सर्वनाम ये है आपका। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, यह नहीं वह है। निम्न विकल्पों में से आपको अब उस विकल्प का चयन करना है जिस मुहावरे का सही अर्थ है। सबज बाग दिखाना, सबज बाग दिखाना मतलब बड़े बड़े सपने सजवाना, जी ललचाना, तो ललचाने वाली बात करना, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से आपको चयन करना है जो वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। राम को जब देखा सोते रहता है, राम को जब देखो सोते रहता है, ये क्या है? ये अभ्यास घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि विच्छेद करना है। लोकेशना, इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या होगा? लोक जमा एशना, ये है ना मात्रा, तो एशना, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। संधि, सवर्नाम, संज्ञा, ठीक है, काल, रस, ये सभी हिंदी के टॉपिक्स जो हैं आपके चैनल पर अपलोडेड हैं। ऋतु मैम ने कंप्लीट हिंदी आपको करवाई हुई है, तो आप जाके वहां से आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जिन बच्चों को लग रहा हो, जो बच्चे नए हैं कि हम सीधा आंसर कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हम चैप्टर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिटेल में, तो आप वहां पर देखेंगे, उसके बाद आंसर सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपके हो जाएंगे। आगे है विलोम शब्द, सुबोध, सुबोध का विलोम शब्द क्या होता है? दुर्बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सही विराम चिन्ह युक्त
वाक्य का विकल्प है। आपको यहाँ पर क्या देखना है? चिन्ह देखने हैं, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का चैप्टर मैंने खुद करवाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। यह तेरा व्रत है, तेरा पर्ण है, तेरा कर्तव्य है। ओ भारत, अपने आप को इस काम के लिए असमर्थ न समझ। तो ये क्या है? इसमें करेक्ट पंक्चुएशन जिसको आप बोलते हो विराम चिन्ह, वो यहाँ पर लगी हुई है सही। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प है। उत्पल उपल, उत्पल कमल, उपल पत्थर। क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करना है जहां सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का विकल्प है। नेक्स्ट, एक और आ गया विराम चिन्ह का, तो विराम चिन्ह वाला चैप्टर देख लेना। मैं इसके बाद भी हो सकेगा तो वीडियो अपलोड कर दूंगी दोबारा से, ताकि आप लोगों को अगर ना मिले तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे वीडियो का लिंक भेज दूंगी। व्हाट्सएप आपको इसी हेल्पलाइन नंबर पर करना है, ठीक है। हाँ ईश्वर, मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा आपको वाक्य के सही भेद का विकल्प चुनना है। वहां एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। तो ये कौन सा है? सरल वाक्य तो नहीं है, संयुक्त वाक्य भी नहीं है, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित प्रश्न में से अब आपको क्या चूज करना है? रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, उस विकल्प का चुनना है जब आपको संधि विच्छेद के लिए संधि का विकल्प। तो अधय जमा गति क्या हो जाएगा? अधोगति, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से अब आपको चूज करना है लोकोक्ति का सही अर्थ। नो नगद न तेरा उधार, यानी कि जो चीज मिल जाए वही अच्छी है। नो नगद न तेरा उधार। अगला शब्द, अगला क्वेश्चन, वर्ती के भेद आपको बताना है। पृथ्वी गोल है, ये कौन सी वर्ती है? विदर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है बताना है। तारा, तारा को हम नक्षत्र भी बोलते हैं, नवरत्न भी, उड़ू भी क्या नहीं बोलते? पात नहीं बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प। जो न्याय को अच्छी प्रकार से जानता हो वो क्या हो गया? न्यायिक, सेकंड ऑप्शन। लास्ट 5 क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु है हंसी। पुराने लोग कह गए हैं, हंसो और पेट फुलाओ। जितना भी अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहते हैं कि सदा अपने कार्य को सीखने वाला हेरीक्लोस बहुत कम जिया, पर पर्सन मन डेमोक्रिप्स 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है, जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हंसी शरीर और मन दोनों को प्रसन्न रखती है। हंसी पाचन शक्ति और रक्त को बढ़ाती है, साथ ही अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है जो स्वभाव को अच्छा करती है और बुद्धि को निर्मल करती है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हंसी भीतरी आनंद को कैसे प्रकट करती है? क्योंकि हंसी भीतरी आनंद का ही बाह्य चिन्ह है। आप अंदर से खुश होगे तो आपके चेहरे पर हंसी दिखेगी, ये जो जीवन में उल्लास और प्रसन्नता का प्रचार करती है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने समय में लोगों ने हंसी के बारे में क्या कहा है? हंसो और पेट फुलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधांश का उच्च शीर्षक क्या? हंसी के बारे में है, तो हंसी आनंद का स्रोत, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसने से क्या क्या लाभ होते हैं? बुद्धि को निर्मल और स्वभाव को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि जब आप हंसते रहेंगे मतलब खुश होंगे तो आपका स्वभाव अच्छा होगा। स्वभाव अच्छा होगा तो अपना दिमाग ज्यादा यूज कर पाएंगे, सोच पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे, क्या काम करना है, क्या कुछ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु का समानार्थी शब्द नहीं है, तो पंचतत्व नहीं है, बाकी सभी है। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। 100 नंबर का आपका पोर्शन हमने यहाँ पर आपका किया है। आपकी हिंदी 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की, मैथ 20 नंबर का, जीके 20 नंबर की और आपकी रीजनिंग 20 नंबर की। तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर हमने कर लिया है। इसी तरीके की ये सीरीज और भी हैं जो कि आपके पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, और जहां पर भी इस एग्जाम में ये पोर्शन आते हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जो कि हर में आते हैं, तो आप कोई भी एग्जाम दे ये जरूर देखें। जरूरी नहीं कि आप डीएसएसबी वालों को देख रहे हैं, केवीएस के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, ईएमआरएस के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, एनवीएस के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। और आपको एक काम और क्या करना है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8447410108 पर। अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम लिखिए, ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हो, स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं, तो भी आपको इसी हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप करना है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं स्टडी पोर्टल के नाम से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके की और नई सीरीज में। अगर आपके पास कोई भी पेपर है जो आप चाहते हैं हम आप लोग के लिए सोल्व करें, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स का, तो इसी हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वो उसकी भी वीडियो हम जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।